A very good morning to all of you. Welcome back to the another a landmark judgment सबरीमाला केस. आप सबने इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा एंड इसमें लेटेस्ट अभी अपडेट भी आया है जिसमें 9 बेंच जजेस का एक बैठेगा एंड जो अपनी ही जजमेंट को रिव्यू करेगा अंडर आर्टिकल 137 एंड इसमें आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं 25 और 26 रिलीजन से रिलेटेड है वो कवर होंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस केस आपको पता हो कि ये सबरीमाला केस है क्या. सबरीमाला एक टेम्पल इन द पठानम थीटा डिस्ट्रिक्ट, पठानम थीटा डिस्ट्रिक्ट केरला में ये एक टेम्पल है जहां पर द लॉर्ड डेटी जो है इनके मेन वो है अयप्पा, जो कि एक इटर्नल सेलिब्रेट थे, बैचलर थे. इसलिए यहां पर एक रूल लगाया गया, इवन द मैन जो यहां पर एंटर करेंगे वो 41 डेज तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे. प्लस यहां पर एक रूल लगाया गया केरला में, कहा गया कि जो 10 से लेकर 50 तक वुमेन है मेंस्ट्रुअल जिनके वुमेन यहां पर वो यहां पर एंट्री नहीं कर सकती हैं. सो जब यहां पर वुमेन की एंट्री को रोका गया तो ये डायरेक्टली ये केस हमारे पास इट कम्स अंडर आर्टिकल 14 इक्वालिटी को, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, जो कि अभी तक सबको यही लगता था कि अनटचेबिलिटी खाली कास्ट बेस वाले डिस्कस की गई है, बट यहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने यहां पर कहा गया कि इट इंक्लूड्स जेंडर अनटचेबिलिटी ऑल्सो. प्लस दीपक मिश्रा जी ने तो यहां पर बहुत लैंडमार्क स्टेटमेंट दी थी कि फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बैरियर्स अब नहीं आ सकते बीच में एंड आप वुमेन को नहीं रोक सकते यहां पर एंट्री करने से. बट यहां के जो लोकल लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, बहुतों ने यहां पर चैलेंज करा और कहा कि यह रिलीजियस अफेयर्स के बीच में आने की कोशिश करी जा रही है. बिकॉज आर्टिकल 26 जो कहता है वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को भी पार देता है. प्लस आर्टिकल 25 राइट टू प्रोग्रेस यहां पर रिलीजन के लिए वो एक इंडिविजुअल राइट है. तो वुमेन जो है यहां पर अपना आर्टिकल 25 वायलेट बता रहे हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन कह रहे हैं. आर्टिकल 26 के पास हमारे पास पार है किसको एंट्री करने देनी है, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने की पार हमारे पास है. सो फाइनली 4:1 की से ये जजमेंट आती है. एक जो लोन यहां पर थी वो थी इंदु मल्होत्रा, जिन्होंने एडल्ट्री में तो फेवर में ही स्टेटमेंट दी थी, बट यहां पर इन्होंने कहा था कि रिलीजन इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉजिक, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ. तो आप यहां पर कुछ भी लॉजिकल इलॉजिकल जो भी हो रही है वो कोर्ट बीच में नहीं आ सकता है. प्लस एक अप्पा मिल केस हुआ था 1951 में, जिसमें एक हिंदू ने बायगेमी कर दी थी एंड उसके बाद कहा था कि जब मुस्लिम्स को अलाउड है तो हमें क्यों नहीं है. तो यहां पर जजमेंट आई गई थी कि जो भी पर्सनल लॉज हैं दे आर आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. से शायद अब जब 9 बेंच का जज यहां पर 9 जजेस का बेंच बैठा है तो मेरे ख्याल से इस अप्पा मिल्स केस को दोबारा से यहां पर स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला केस, ये केस था 1951, इसको रिमाइंड किया जाएगा एंड शायद हो सकता है कि पर्सनल लॉज को फंडामेंटल राइट से बाहर रखा जाए, इस केस में कहा गया था. सो ऑल्दो जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट की आती है, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, ये आपके ऊपर बाउंड है. बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है आर्टिकल 137 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई नया फैक्ट आ गया है या पिछली हमारी जजमेंट थी उसमें कोई एरर था, तो नॉट द पिटिशनर इटसेल्फ, कोई भी अगर हो यहां पर एक्टिविस्ट हो, यहां पर वो 137 में दोबारा से रिव्यू पिटिशन डाल सकता है. एंड यू विल बी वंडर, सबरीमाला केस में जो पिटीशन डाली गई थी स्टार्टिंग में वो नॉन डिवोटी से डाली गई थी, वो इसका डिवोटी थे भी नहीं लॉर्ड अयप्पा का, बट यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट ने इस केस को डाला एंड यहाँ पर बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व हुए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14. ऑल्दो लास्ट में 4:1 से जजमेंट फेवर में आई एंड नाउ द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फ्रॉम 10 to 50 आर अलाउड. यहां पर जजमेंट में ये कहा गया कि जब आप लॉर्ड गॉडेस काली इन सबको आप, जब यहां पर दुर्गा, इन सबको आप रिलीजियसली बहुत फॉलो करते हैं, तो यहां पर इनको क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा. सो फाइनली
इस केस ये फेवर में केस आया, बट इसके साथ 2 केस और थे जो अभी लूप में लाइन अप में चल रहे हैं। मुस्लिम वुमेन्स की एंट्री दरगाह में, प्लस पारसी अगर किसी नॉन पारसी से शादी कर लेती है तो उनको भी अलाउड नहीं है उनकी होली फायर में। सो इसलिए इन दोनों केसेस को साथ में पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन में रखा गया है। एंड फाइनली अभी 9 जजेस की जो बेंच है 2020 में लेटेस्ट बैठी है जो इसको रिव्यू करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले why was in news? Because Supreme Court has referred the matter to 7 judges bench to clutch the review petition challenging its September 2018 verdict allowing the entry of women in all the age group 10 to 50 in the Subrimala temple. ओके ये इसलिए न्यूज में था एंड लेटेस्ट अभी ये 9 जजेस के बेंच के पास चला गया है। फर्स्ट, ये हमने आर्टिकल बहुत बार पढ़ा है, स्टिल रिवाइज करवा देता हूं। द लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 47 in force they are inconsistent to part 3 to shall extend inconsistency will be void. So any pre-constitutional or post-constitutional law, if it is inconsistent with the fundamental rights, will be declared null and void. The state shall not make any law which abridge the right conferred under part 3 fundamental right. Third, in this context the law includes, law में आएगा क्या क्या? Ordinance, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन और कस्टम्स हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। द लॉ इन फोर्स, जो लॉ इन फोर्स है, इट्स इंक्लूड्स बाय द लेजिस्लेचर और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, वो उससे पहले रिपील ना हुआ हो। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इससे कोई भी यहां पर जो है वो आर्टिकल 368 में अप्लाई नहीं होगा। सो ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि एनीथिंग द लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 368 if under article 13 it is contravening the fundamental right, if it is taking the fundamental right, it will be declared null and void. So article 13 में कोई भी जो लॉ बना है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो null and void डिक्लेयर होगा। नाउ ये सबको आपको पता ही होगा। right to equality, equality before law, the state shall not deny to any person equality before the law, सब law of the land इसके नीचे सब सेम है और equal protection of the law हमने किया था the case of reservation जो हमने इंदिरा साहनी केस में किया था। now here comes जहां से ये सबरीमाला केस का एक स्टार्टिंग हो रही है। अब बहुत ध्यान से सुनना इसको। आर्टिकल 25 से the freedom of conscience plus freedom of profession, practice and propagation of the religion. Now this freedom of conscience की जो आपकी inward feeling है towards the God, उसके बीच में पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकती है। ये इट इज शेयरली द एब्सोल्यूट राइट, कॉन्साइंस, आपके अंदर की कॉन्साइंस जो कहती है आप वो कर सकते हैं। इसमें कोर्ट बीच में नहीं आएगा, पार्लियामेंट बीच में नहीं आएगा। But the second part, the right to profess, right to practice, right to propagate. Now it comes the outward movement कि अब आपने सपोज एग्जांपल आपकी कॉन्साइंस कह रही है कि आप मुस्लिम्स को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, मुस्लिम लॉज को, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन को। तो अब आपके पास जो ये है प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, यहां पर सरकार या फिर यहां पर कोर्ट बीच में आ सकती है। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हर साल शियास मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं अराउंड नवंबर दिसंबर में, जिसमें हर बार कॉम्युनल राइट्स होने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। पब्लिक ऑर्डर मैंने आपको बताया, मुहर्रम, इसमें पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े इसलिए पुलिस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कोर्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मोरालिटी एंड हेल्थ, इसका एग्जांपल हमने किया था, ट्रिपल तलाक, शायरा बानू केस, सब्जेक्ट टू द हेल्थ वाली क्लॉज ही दिया था यहां पर उस जजमेंट में एंड इसी के कारण ट्रिपल तलाक आया था। सो कॉन्साइंस इज एब्सोल्यूट वन, बट प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, it is subject to some reasonable restriction, that is public order, morality and health. and यहां पर इस केस में जो रिव्यू जजमेंट गई है यहां पर यही अभी तक कहा है कि इन तीनों को अब कोर्ट
कैसे डिसाइड करता है कि इन तीनों को इस तरीके, इस एक्सप्रेशंस को, इन तीनों एक्सप्रेशन को किस तरीके से अब कोर्ट रिव्यू करता है, वो हम देखेंगे जब 9 जज बेंचेस अपनी कुछ जजमेंट को देगा। नाउ आर्टिकल 25 जो था वो इंडिविजुअल के पास आ रहा था, सिटीजन और नॉन सिटीजन, बट जो आर्टिकल 26 है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब रिलीजियस डोमिनेशन में हमारे पास आ रहा है सबरीमाला टेम्पल। आर्टिकल 25 को तो यूज कर रही हैं इंडिविजुअल वुमेन, वो कह रही हैं कि हमारा आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है, हमारे पास राइट है, हम कैसे भी प्रोपोगेट करें, प्रोफेस करें। बट 26 आर्टिकल में रिलीजियस डिनोमिनेशन कह रही है कि हमारे पास राइट है टू मैनेज इन ओन अफेयर्स, टू मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू एक्वायर और ओन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यहां पर पार हमारे पास है। अब सुप्रीम कोर्ट को यहां पर डिसाइड करना है कि जो आर्टिकल 25 और 26 के बीच में इंटरप्ले चल रहा है, इसमें से किसको ऊपर रखा जाए। प्लस इसके बाद आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इन तीनों आर्टिकल्स में से किस आर्टिकल को ऊपर रखा जाएगा, वो फाइनली रिव्यू पिटिशन के बाद हमें पता लगेगा। बट टिल नाउ यू शुड नो आर्टिकल 25 इज गिवन टू द इंडिविजुअल, जिसका यूज करा जा रहा है। आर्टिकल 26 सबरीमाला टेम्पल के थ्रू यूज किया जा रहा है। रिलीजियस डिनोमिनेशन की इसमें हमारे पास पार है टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज द चैरिटेबल पर्पसेस, के लिए अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रोनोलॉजी है, आपको थोड़ा सा ये मेंस में आपको यूजफुल हो सकती है। 1990s में एस महिंद्रा फाइल्स प्ली इन द केरला हाई कोर्ट सीकिंग अ बैन टू वुमेन एंट्री, यहाँ पर वुमेन एंट्री को, एंड सबसे पहले यही कहा जाता है कि अंदर सेलिब्रेट हैं लॉर्ड अयप्पा। इवन यहाँ पर मैंस को भी 41 डेज का यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है कि उस दौरान वो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द वुमेन ऑफ सर्टेन एंटरिंग द टेंपल। देन उसके बाद 2006 में इंडियन लॉयर एसोसिएशन जो है, इस केस को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करा, कहा टू इंश्योर द एंट्री ऑफ फीमेल्स बिटवीन 10 to 15 की इनको अलाउ करा जाए यहाँ पर। देन उसके बाद हमारे पास 2 जजेस की यहाँ पर बेंच बैठता है जो बैन करता है एंट्री ऑफ वुमेन एट द टेंपल। बट फाइनली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेज जेंडर जस्टिस इंडेंजर्ड बाय अ मैन ऑन वुमेन। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद कहता है ट्रेडिशन कैन नॉट जस्टिफाई बैन ऑन द वुमेन्स एंट्री। ये पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी चलता रहता है। एंड फाइनली यहाँ पर जो लास्ट में हमारे पास जो जजमेंट आई वो इसके फेवर में आई, जिसमें 4:1 से ये केस सॉर्ट आउट हुआ एंड 10 to 50 की एज की वुमेन को अलाउ करा गया। ओके, बट यहाँ पर आपको इस पूरी क्रोनोलॉजी का मेन पॉइंट्स यही बता देता हूँ। यही रहा गया कि अंदर जो हमारे लॉर्ड अयप्पा है वो इटर्नल सेलिब्रेट, इटर्नल बैचलर है, इसलिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को 10 to 50 एज की वुमेन को अलाउ ना करा जाए। बट September 18 द लैंडमार्क डे, Supreme Court 4:1 से allow the entry of women in Sabrimala temple, saying banning females into the shrine is gender discrimination. Even मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल 15 भी कह सकता हूँ कि वायलेट हो रहा है। And this practice violates the right of Hindu women. यहाँ पर उनके साथ वायलेट किया जा रहा है। Supreme Court agrees to hear, यहाँ पर नेशनल अयप्पा डिवोटीज एसोसिएशन जो है उन्होंने रिव्यू डाली, कहा कि इसे रिव्यू करा जाए। अब मैंने आपको बताया रिव्यू तभी हो सकता है जब पिछली जजमेंट में एरर हो या फिर कोई एक नया फैक्ट निकल कर आ गया हो, तभी सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक पहले पेंडिंग रखा हुआ था, सो डैट वो इकट्ठे ही यहाँ पर मुस्लिम वुमेन की एंट्री जो दरगाह में है वो और नॉन पारसी वाला जो केस है उसको भी सॉर्ट आउट कर दे। सो 2019 में सुप्रीम कोर्ट सेड इट मे नॉट स्टार्ट हियरिंग द केस टिल 30 as Justice इंदु मल्होत्रा लोन वुमेन जज गोज ऑन द मेडिकल लीव। उसके बाद इंदु मल्होत्रा जी यहाँ पर लीव पे चली गई, तो उसके बाद पिटीशन को नहीं सुना गया। January 30 सुप्रीम कोर्ट टू हियर रिव्यूज प्लेन on 6 सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन द रिव्यू प्लीज। नवंबर 14 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच के पास इसको भेज दिया गया, इंक्लूडिंग द एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला टेम्पल एंड द मॉस्क एंड द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में होती थी। 3 केस थे यहाँ पर इनके पास। फर्स्ट था मुस्लिम वुमेन की एंट्री इन द दरगाह, सेकंड था फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का केस,
एंड थर्ड इज द पारसी। इन तीनों को भी इकट्ठा सुना जाएगा। 5 जजेस बेंच गिव 3-2 वर्डिक्ट, कीप पेंडिंग द रिव्यू प्लीज। यहां पर अभी भी उसको पेंडिंग रखा गया है। अदरवाइज ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट है तो उसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, बट इस केस में उनको पेंडिंग रखा गया। नाउ व्हाट इज दिस रिव्यू पिटीशन? ऑल्दो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है द लॉ ऑफ लैंड है। ओके, इट इज फाइनल बिकॉज इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी फॉर डिसाइडिंग फ्यूचर केसेस। बट आर्टिकल 136 हमने किया था स्पेशली पिटीशन। 137 गिव्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर। वो अपनी जजमेंट को खुद से रिव्यू कर सकता है, बट उसकी दो कंडीशंस हैं, एरर हो या नया फैक्ट आए। दिस डिपार्चर is entertained under specific narrow grounds. So when the review takes place, the law is that it is allowed not to take fresh stock of the case. Fresh नहीं आया जाएगा केस, but अगर पीछे कोई एरर हुआ है या that resulted in the miscarriage of justice, उसको कोर्ट सुधार सकता है। So the court has the power to review its ruling to correct a patent error and not minor mistakes. Minor mistakes को नहीं, patent error को यहाँ पर correct करेगा। In 75 ruling, Justice Christian Iyer said a review can be accepted only where a glaring omission of or a patent mistake like a grave error has crept in early by judicial fallibility. अगर ऐसा error है तो ही इसको हम सुन सकते हैं। What are the grounds for the review petition? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करे 3 ग्राउंड फॉर सीकिंग अ रिव्यू। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, कोई नया फैक्ट या एविडेंस निकल कर आ गया हो। सेकंड, मिस्टेक और एरर apparent on the face of record, कोई एरर हो गया हो। थर्ड, और एनी sufficient reason which means a reason that is analogous to the other two grounds, इन दोनों से सिमिलर हो, कुछ ऐसा sufficient reason निकल के आ गया हो। इन तीनों केसेस पे ही वो रिव्यू पिटीशन सुन सकता है। कौन फाइल कर सकता है? यही नहीं कि जिसने केस डाला है वही कर सकता है। एनी एग्रीव्ड पर्सन रूलिंग कैन, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय दिस रूलिंग, किसी जिसको भी लग रहा है कि ये रूलिंग ठीक नहीं है वो यहां पर पिटीशन डाल सकता है। एज पर द 96 रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट। व्हाइल अ जजमेंट इज इन द फाइनल डिसीजन इन अ केस, एन ऑर्डर इज एन इंटरिम रूलिंग दैट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल वर्डिक्ट। 30 days के अंदर पिटीशन को डाल सकता है। अब नवंबर की जो जजमेंट आई, द सुप्रीम कोर्ट बाय 3-2 डिसाइडेड टू कीप द रिव्यू पिटीशन मैटर पेंडिंग अंटिल द लार्जर बेंच डिसाइड्स। अब लार्जर बेंच 7 का आया, 7 के बाद अब 9 का आ गया है। द ऑर्डर इज साइलेंट ऑन द स्टे ऑफ सितंबर 2018 जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट विच अलाउड द वुमेन, जिसने वुमेन को अलाउ करा टू गेट एंटर इनटू द सबरीमाला टेंपल। द माइनॉरिटी जजमेंट ऑब्जर्व दैट द इशू रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन is not limited to Sabrimala alone, rather to the Muslim into the दरगाह, while the Parsi into the non-Parsi। साथ साथ ये तीनों केसेस भी इनके पास हैं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में होती है, प्लस पारसीज का अगर वो नॉन पारसीज में शादी कर लेती हैं तो होली फायर जो प्लेस है उनकी उसमें एंट्री नहीं है, एंड द मुस्लिम वुमेन, तो इन सबको भी इकट्ठा सुना जाएगा। इसके बाद यहां पर इसमें एक केस, बहुत फेमस केस आया था, शिरूर मठ केस। अब शिरूर मठ केस में 2 चीजें निकल कर आई। फर्स्ट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिलीजन एंड सेकंड इज द नॉन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिलीजन, जिसको बाद में यही भी कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ओके, अब यहां पर क्या सवाल आता है, यहां पर अब ये हटाया गया कि किसी भी रिलीजन के कुछ फैक्टर्स, जो कुछ चीजें होती हैं वो एसेंशियल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम को अगर आप वो एक दिन में 5 बार अगर अपनी प्रेयर्स कर रहा है, वो इसका एसेंशियल पार्ट है, उसमें कोर्ट बीच में नहीं आ सकता। ओके, एंड यहां पर जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मुस्लिम्स का ही केस अगर मैं डिस्कस कर दूं तो यहां पर क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर ही बाद में एक पॉइंट आया गया था कि वो कहें कि जो मॉस्क है खाली उसी में बैठकर यहां पर प्रेयर्स हो सकती हैं, तो यहां पर ये कहा गया कि जो मॉस्क है वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो ओपन स्काई में भी प्रेयर कर सकते हैं, वो घर के अंदर भी प्रे कर सकते हैं। सो यहां पर ये चीज लाई गई कि कुछ चीजें एसेंशियल हैं और कुछ चीजें नॉन एसेंशियल हैं, इसलिए बाद में एक एसेंशियल रिलीजियस टेस्ट भी रखा गया था। ओके,
कि यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस टेस्ट भी रखा जाए, जिससे डिसाइड किया जाए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट रखा जाए। बट इसको बाद में बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा कोर्ट को, बिकॉज यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट डिसाइड करने वाला नहीं होता है कि कौन चीजें एसेंशियल हैं, कौन चीजें नॉन एसेंशियल हैं। बट शिरमूर मठ के केस को यहाँ पर एक बेस बनाया गया, जिसको फर्दर यूज करा गया आगे जाकर। सो द फॉलोइंग आर द इश्यूज दैट हैव बीन रेफर्ड टू द लार्जर बेंच। फर्स्ट, इंटरप्ले बिटवीन द, मैंने आपको बताया आर्टिकल 25, 26 कि क्या आर्टिकल 25 प्रेसिडेंट्स में आगे होगा या 26 होगा या आर्टिकल 14 होगा। एज वी सेड, इंडिविजुअल को मिलता है 15, डिनोमिनेशंस को मिलता है सबरीमाला। जैसे सबरीमाला यहाँ पर रिलीजियस डिनोमिनेशन है जो कह रहे हैं कि हम अपने अफेयर्स खुद मैनेज करेंगे। 25 में यहाँ पर इंडिविजुअल, यहाँ पर वुमेन कह रही हैं कि हमारा 25 और 14 आर्टिकल वायलेट हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस स्वीप ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इसका क्या मतलब होगा, ये क्या निकल के आएगा, बिकॉज इट इज हैज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो 9 जजेस का बेंच बैठा है वो इस पे भी एक जजमेंट को लाएगा कि इसका इस चीज में क्या रोल है। ओके, नाउ द एक्सटेंट टू विच कोर्ट कैन एक्वायर इनटू द पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन, कि किस हद तक कोर्ट बीच में जा सकता है। जैसे मैंने आपको स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस बताया यहाँ पर 1951 का, जिसमें एक हिंदू ने बायगैमी कर ली थी। तो कहा गया था यहाँ पर कि जो पर्सनल लॉज हैं दे आर आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इस चीज को भी अब ध्यान में रखा जाएगा। प्लस जब से श्रीमठ वाले केस में ये कहा गया कि कोर्ट डिसाइड करने वाला नहीं होता है कि क्या एसेंशियल है और क्या नॉन एसेंशियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन सेक्शन ऑफ हिंदूज अपीयरिंग इन द आर्टिकल 25(2), यहाँ पर सेक्शन ऑफ हिंदूज के एक्सप्रेशन को बताया जाएगा, रिव्यू करना पड़ेगा कोर्ट को। नाउ वेदर द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन और इवन अ सेक्शन आर अफोर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कि क्या आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन लाइक यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल है, क्या उसको कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट, कि व्हाट इज द परमिसिबल एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ PIL इन मैटर कॉलिंग द क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ डिनोमिनेशन और अ सेक्शन, कि क्या यहाँ पर जो केस हो रहा था हिंदूज का, कि क्या यहाँ पर कोई नॉन हिंदू PIL डाले, तो क्या हर नॉन डिवोटी, यहाँ पर जो डिवोटी नहीं भी है, क्योंकि सबरीमाला केस में मैंने आपको बताया नॉन डिवोटी ने ही केस डाला था, कि क्या कोर्ट हर ऐसे केस को जो रिलीजियस अफेयर्स का केस है बट नॉन डिवोटी से आया है, कि क्या वो उसको हर केस को परमिसिबल एक्सटेंट से एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सटेंट लिमिट होनी चाहिए कोर्ट की उसको एक्सेप्ट करने की, ये पॉइंट रखा गया। एंड दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, ये हमने अभी पढ़ा, विच वाज इन्वेंटेड बाय 7 जज बेंच इन द श्रीमठ केस, कि क्या चीज एसेंशियल है एंड क्या चीज नॉन एसेंशियल है। एंड इसमें फाइनली ये कहा गया था, मैंने आपको बताया, मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ऑफ द इस्लाम एंड प्रेयर कैन बी ऑफर्ड एनीवेयर इन द ओपन, वो स्काई के नीचे कहीं भी हो सकती है, वो घर के अंदर भी हो सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मॉस्क एक एसेंशियल पार्ट है रिलीजन का। डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट by 2-1 declined to refer to the reconsideration by a larger bench of 5-1 in Faruqi case, and which upheld the law under which center acquired the disputed land in Ayodhya on which Babri Masjid has stood. लास्ट ईयर आपने अयोध्या का केस देखा ही था। सो यहाँ पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात यहाँ पर आई गई बाय दिस डॉक्ट्रिन। ओके, हाउ हैज दिस डॉक्ट्रिन बीन यूज्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स? अगर मैं कहूं तो the essential doctrine of the Supreme Court has been criticized by various experts. The scholars have argued that this essential doctrine has tended to let the court into an area that is beyond its competence. उसकी competence से बाहर किया जा रहा है एंड यहाँ पर जजेस के पास पावर दी जा रही है डिसाइड करने के लिए किसी के पर्सनल रिलीजियस क्वेश्चंस को, कि क्या ये इसका एसेंशियल पार्ट है कि ये नहीं है। As a result, over the years, court have been inconsistent on this question. In some cases, they have relied on religious text to determine essentiality. कई बार तो उनको उनके religious text को पढ़ना पड़ रहा है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये essential है कि क्या ये नहीं है। So,
यहां पर कुछ सिविल सोसाइटीज ने इसको चैलेंज भी किया था कि कोर्ट यहां पर बीच में नहीं डिसाइड कर सकता. So how does this essential square up against the religious freedom? The freedom of religion was meant to guarantee freedom to practice one's belief. मैंने आपको बताया आर्टिकल 25 में कॉन्साइंस के बीच में कोर्ट बीच में नहीं आ सकता, ना पार्लियामेंट बीच में आ सकता, बिकॉज ये आपकी इनवर्ड एसोसिएशन है गॉड के साथ. ओके, नाउ एक फेमस केस था हमारे पास यहां पर पांचचंद गांधी केस, which acknowledged that every person has a fundamental right to entertain such religious beliefs as may approved by his judgment or his conscience. जो उसकी conscience कह रही है वही वो करेगा. एंड इसको और फेवर करने के लिए आपने देखा होगा राइट टू प्रिवेसी सेक्शन 377, एडल्ट्री हर केस में यहां पर सेक्सुअल ऑटोनॉमी को दे दिया गया है, राइट टू प्रिवेसी ला दी गई है. यहां पर एलजीबीटी के केस को सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है. तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें यहां पर रिलीजियस पर्सनल चीजें हैं, उसके बीच में कॉन्साइंस वहां पर कोर्ट भी नहीं आ सकता है. तो ये जजमेंट इसको बहुत सपोर्ट देती हैं, राइट टू प्राइवेसी 377 एंड द एडल्ट्री वन. एंड लेटेस्ट वन आपको मैंने बताया है 7 बजे के बाद 9 जजेस का बेंच जो बैठ गया है टू डिसाइड whether if सुप्रीम कोर्ट रेफर द लीगल इशू इन द रिव्यू जुरिडिक्शन. ये फाइनली यहां पर 9 जजेस का बेंच बैठ गया है. स्टार्टिंग 5 से हुआ 7 एंड 9. उसमें दीपक मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बैरियर्स अब आप नहीं रख सकते हैं. चंद्रचूड़ जी ने बहुत अच्छी बात कही यहां पर कि जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, दैट इंक्लूड्स जेंडर अनटचेबिलिटी ऑल्सो, नॉट द कास्ट अनटचेबिलिटी. प्लस जो लोन यहां पर थी इंदु मल्होत्रा वो यहां पर खुश नहीं थी. उन्होंने कहा कि जो रिलीजन है यहां पर उन्होंने एज यूजुअल जस्टिस कहर को जो उन्होंने ट्रिपल तलाक की तरह यहां पर यूज किया कि रिलीजन इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉजिक्स, ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ. एंड यहां पर हमें रिलीजियस में कुछ चीजें इलॉजिकल भी हो सकती हैं, हमें उनको मानना पड़ेगा, हम इनसे लॉजिक के साथ नहीं चल सकते हैं. So this is all from my side as far as the Sabrimala case is concerned.